बैठे हुए दूसरे साहिबान और दुनिया के सबसे मजलूम और इंसाफ की तलाश में लंबे समय से इंतजार कर रहे बहादुर फिलिस्तीनियों की आवाज को दम देने के लिए इकट्ठे हुए मेरे साथ मैं कई प्रोग्राम करते करते और तेजी से भागता इसलिए आया हूं कि इस सवाल का इंसानियत से रिश्ता है और मेरा भी इंसानियत से रिश्ता है, लिहाजा मैं इस सवाल के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आया हूं। 1948 से पहले इजराइल नाम की कोई संस्था या कोई मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप से, जर्मन से भगे हुए कुछ लोग शरणार्थी की कौम के रूप में पश्चिम एशिया में आए थे। उस समय फिलिस्तीन ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और बड़े हिस्से पर वेस्ट एशिया में भी अंग्रेजी हुकूमत थी। तो उस समय 1948 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने पहली बार ये कबूल किया कि ये इजराइल को मान्यता दे देनी चाहिए और इजराइल को मान्यता दी गई। उससे पहले समूचे हिस्से पर फिलिस्तीनियों का ही कब्जा था। 1948 में फिर एक युद्ध भी होता है बिटवीन फिलिस्तीनी और इजराइल। इजराइल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। और अफसोस यह है कि तेल के और सोने के कारोबार के जो मालिक हैं, अरब मुल्क के हुक्मरान, उनकी खाली जुबानी जमा खर्ची है फिलिस्तीनियों के साथ और उसमें ही एक बड़ा हिस्सा छिन जाता है इजराइल के हाथ और उस इलाके पर भी बंदिश लग जाती है जो प्रॉफिट की पहली मौसम अलेक्सा मौसम। तलाशियां होती हैं उसमें जाने वालों की, आवाज गूंजनी नहीं चाहिए बाहर आकर के लोगों की नींद खराब करने के लिए, उस पर बंदिश लगती है। और धर्म को मानने वाले लोग, उनको भी कई तरह की दिक्कतें आती। इसी बीच में इनका आना जाना बढ़ता जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे जमाने थे, जन्नत जैसे जमाने थे। जवाहरलाल था, गुलाम नासिर थे, मार्शल टीटो थे, चाउमिन लाई थे और इंडोनेशिया के बड़े प्रेसिडेंट में नाम सुकार्नो थे। तो एक दुनिया और तरह की थी और आपको ताज्जुब होगा, आपको फख्र भी होना चाहिए कि गैर अरब मुल्कों में हिंदुस्तान पहला मुल्क था जवाहरलाल के नेतृत्व में जिसने फिलिस्तीन को पहली बार मान्यता दी थी। और उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव ने इजराइल को पहली बार मान्यता दी थी 1992 में। तो दुनिया इतनी बदल गई और मुझको याद है, चूंकि मुझे उन मुल्कों में जाने का मौका मिलता रहता है। यासिर अराफात उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। वो 1990 में जब वीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान आए थे और मैंने उनके सम्मान में एक चाय रखी थी जिसमें 152 एमपी उस समय इकट्ठा हुए थे। मेरा पहली बार उनसे मुलाकात 1978 में हवाना में हुई थी, क्यूबा के अंदर। हम लोग एक कार्यक्रम में गए हुए थे तो उनकी अपनी अलग फौज थी, अलग जहाज था, सब चीजें उनकी अलग थी सुरक्षा के हिसाब से। तो वो दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा उस समय हुआ करता था। जिस मुल्क में जाओ
एक हफ्ते पहले एक हफ्ते बाद तक अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। और हिंदुस्तान जब भी वो ज्यादा तकलीफ में होते थे, लगता था कि CIM के पीछे लगी हुई है, इजराइल का बहुत ही बदनाम संस्था है, वो उनके पीछे लगी हुई है, तो ठहरने और सोने के लिए उनकी जगह हिंदुस्तान का दूतावास हुआ करता था। ये इज्जत आपके मुल्क की थी, इतना एतबार आप लोगों को करता। खैर, उसमें एक बड़ा हिस्सा चला गया। फिर एक 6 दिन की का युद्ध हुआ, उसको 6 डे वार बोलते हैं, बड़ी किताब उस पर लिखी गई। और उसमें लगभग 15,000 मिस्र के, फिलिस्तीन के, सीरिया के लोग मारे गए। और वो एक बुरा दिन फिलिस्तीनियों की जिंदगी में इसलिए भी है कि जो सीरिया की गोलन हाइट्स से उसके 15,000 किलोमीटर पर इजराइल का कब्जा हुआ। इजराइल माने अमेरिका। और तब से लेकर आज तक अपने ही मुल्क में एक बड़ी कौम शरणार्थी है। उसकी तकलीफों का जिक्र करूंगा तो कई लोगों की आंखें नम हो जाएगी। कैसे 3 पीढ़ियां पूरी की पूरी तंबू में पैदा हुई, कैसे जालिम की नजर में 6 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बच्चे को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। इस तरह से बीमारों पर भी बम फेंके गए हैं। ये किससे वारदात वहां की हैं। और उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा तो एक कहानी अधूरी है। आप सुना था जब सोवियत संघ हुआ करता था, ये वो जमाना था, आजकल स्वेज कनाल का आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, ये ब्रिटेन की हुकूमत की स्वेज कनाल थी। और अब्दुल गुलाम नासर ने बगैर मालिकों से पूछे उस पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि जवाहरलाल भी था, सुकार्नो भी था, टीटो भी था, एन क्रुमा भी था, चामिंदाई भी था, सब उसके पीछे थे। वो भी बहादुरी के दिन थे। और अब पिछले 30-35 सालों से जो जिंदगी फिलिस्तीनियों की है, वो शायद दुनिया के सबसे बदहाल, सबसे गुर्बत में जीने वाले, सबसे ज्यादा मौत के साए में रहने वाले लोगों की है। और उनकी हिमायत में खाली प्रस्ताव पास होते हैं। यूएनओ ने बहुत प्रस्ताव पास किए। और अमेरिका की जो विदेश नीति है वो परमानेंट इजराइल के समर्थन में। मैं पहले बचपन में मानता था कि देखो अमेरिका की हुकूमत बदल जाएगी तो शायद उनके लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं। वहां पे क्लिंटन आए, वहां पे ट्रूमैन आए, आइजनहावर आए, वहां पे कैनेडी आए, वहां पे जो पिछला पगला गया है वो आए, या जो अब नया आया है वो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने तो ट्रंप ने अपने नाम पर एक कॉलोनी रखवा दी। जो सीरिया का बड़ा हिस्सा कब्जा किया 15,000 किलोमीटर, उस कॉलोनी का नाम भी ट्रंप कॉलोनी रखवा दिया। लेकिन मैं समझता ये चला जाएगा तो जो नया आने वाला है शायद कुछ राहत होगी। अब पहले 2 राष्ट्र थे, चलो भाई फिलिस्तीन अलग हो गया और इजराइल अलग हो गया। अब उन्होंने 1 नेशन बना दिया है। और तेल अबीब से हटा करके कैपिटल जेरूसलम में बना दी है, जहां अलास्का मॉस्के मौजूद है। और कह दिया कि ये एक मुल्क है एंड दिस कंट्री बिलोंग्स टू यहूदी अलोन। सिर्फ ये यहूदियों का मुल्क है, एक मजहब का मुल्क। यहूदी हैं, उनका इस मुल्क में रहने का ना अधिकार है ना वोट देने का अधिकार। आज 5वां इलेक्शन हुआ है इजराइल में। एक जमाना था एमजे पर होते तो मैं उनके सामने कहता, वो बड़े विद्वान पढ़े लिखे आदमी है, किस पार्टी में कहां से मेरा मतलब नहीं है। 1978 में मोसे दायान जो वहां के विदेश मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, हिंदुस्तान आए थे। और वो हिंदुस्तान के कई नेताओं को ब्राइब करके यहाँ आए थे। जो एमजे अकबर ने
अपने एक इंटरव्यू में लिखा, मैंने राज्यसभा में बोले इनके सामने, ये थे वहां पर मौजूद। जब इन्होंने बाद में इंटरव्यू किया तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर मेरे मुल्क की जनता को यह पता लग जाए कि मोशे दयान मेरे सामने बैठा है तो मेरा तख्ता उलट सकता है। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री, यहाँ के विदेश मंत्री, वहां के विदेश मंत्री पब्लिकली गले मिलते हैं, लेकिन पत्ता भी नहीं फटकता, ना यहाँ पे ना वहां। ये जमाना है, इस दौर में यह आंदोलन है। ट्रंप इतनी गंदगियां करके चला गया, जितने यूएनओ के रेजोल्यूशन से सब फाड़ के फेंक दिए उसने। अपने एक दामाद को वहां व्यापारी बना के भेज दिया, एक और कारोबारी को वहां का एम्बेसडर बना के भेज दिया। मुझे 4-5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिला है। अच्छा है कि वो उसकी सॉलिडरिटी में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कभी कुछ होता नहीं। छोड़ करके ईरान को और टर्की को, अगर किसी के जज्बात न खराब हो, तमाम अमेरिका की पिट्ठू बनकर। yes. तो जैसे कार्ल मार्क्स ने एक नारा लगाया था, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, तो इस वायुमंडल में भी नारे बनते हैं, दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों एक हो, छोड़ करके फिलिस्तीन वालों, वो उसमें शामिल ना। और हालात ये पहुंच गए कि यूएई, सऊदी अरब समेत आधा दर्जन मुल्कों ने मान्यता दे दी है इजराइल, फिर उनकी लड़ाई लड़ेगा। इन खराब हालातों में आप लोगों ने ये रखा है, तो मैं आप लोगों के बहादुरी का कायल हूं कि ऐसे दौर में भी आप लोगों ने, ऐसी महंगाई के दौर में भी आप लोग हिम्मत जुटा पाए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, मेरे मित्र बैठे पीछे, मिस्टर गौर बैक बेंचर्स, वैसे आमतौर पर फ्रंट रनर होते हैं, कि उनको फिलिस्तीनियों को कॉन्फ्रेंस उनके हिमायत में होनी थी, इंडोनेशिया ने मना कर दिया, and they claims to be Muslim country, most populous, मैंने कहते नहीं ठीक है। मैं जॉर्डन गया, जॉर्डन का शाह जो है उसके बारे में कोई खराब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हिज मैजेस्टी के ऊपर ही वो निर्भर करते हैं। जो फौज है वो भी हिज मैजेस्टी माने अमेरिका, बिल्कुल लगा हुआ है। कभी कभी अब ये एक सियासत का है, जब जालिम ज्यादा मजबूत होता है और जुल्म की इंतहा होती है, तो उसमें लाजमी तौर पर कुछ सिर फिरे भी पैदा, ऐसा वहां पर भी होने लगा। ये जो शांति करते 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 आज ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने यासर अराफात को भी छोड़ दिया, और जो वहां संगठन है हमास, अब उसका कब्जा हो। अब उसमें दोनों काम होने लगे, पहले खाली फिलिस्तीनी मरते थे और अब कुछ यहूदी भी मरने लगे। हालांकि मैं किसी के भी मरने के खिलाफ, ना वो मरे ना वो मरे, लेकिन एमिकेबल और पीसफुल तरीके से इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है, इसकी संभावना कर। अमेरिका ने यूएन में टोटल 24 बार वीटो किया है, अमेरिका ने लगाया है, जिसमें से 15 बार अकेले फिलिस्तीन को लेकर के। आप इसका अंदाजा लगाइए, 15 बार फिलिस्तीन पर लगा। और यूएन में भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सब बैठे, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सिविल लिबर्टीज हैं, ऐसे सवालों पर वो जद्दोजहद करते हैं। तो यूएन में भी कई प्रस्ताव पास हुए कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं है जैसे वन नेशन थ्योरी है कि दैट दिस इजराइल बिलोंग्स टू यहूदी अलोन,
उनका नहीं मानते, गलत बात है। गोलन हाइट्स जो है 1967 में जबरन तरीके से छीना गया था सीरिया से, उस पर ट्रम्प कॉलोनी बनाने का कोई तुक नहीं है, ये यूएन पास कर चुका है। लेकिन हमारे यहाँ रामायण में तुलसीदास की लिखी हुई जो रामायण है उसमें एक जगह लिखा हुआ है, ये भी जानना चाहिए आपको। अब कई बार कुरान शरीफ की अच्छी अच्छी चीजें हमें सुनाते हैं, हमारे रामायण जी उसमें है समर्थ को नहीं दोष गुस्सा, जो ताकतवर है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये बात भी जैसे प्रॉफिट की बहुत सारी सेइंग्स आज टाइम भी सही उतरती हैं, तो तुलसीदास भी ठीक कहता है, जो ताकत समर्थ माने ताकतवर, समर्थ को नहीं दोष गुस्सा, उसका कोई अमेरिका की कोई गलती नहीं। इसलिए आपने उनके नुमाइंदे यहाँ पे बुलाए हैं, मेरा आना जाना रहता है, लेकिन अब यहाँ पर भी पूरी दुनिया में भी उस आंदोलन के लिए जो जोश खरोश था वो नहीं रहा। मुझको याद है 1978 में मेरी कम उम्र थी, मैं जब हवाना में था, तो जिस सफर मंच पर यासर अराफात आते हैं तो 150 मुल्कों के जो डेलीगेट हैं खड़े होकर के उनकी जय जयकार करते हैं। अब तो उनके नुमाइंदों को बुलाना भी जोखिम भरा काम। ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहां गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का उतना ही है जितना अंग्रेजों का ब्रिटेन। ऐसा नहीं, महात्मा गांधी ने कहा तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लेकिन 30 साल में दुनिया बदल गई। जिस जवाहरलाल ने कहा, जवाहरलाल की पार्टी का प्रधानमंत्री 1992 में उसको मान्यता दे दिया, उसने कहा नहीं। तो अब दुनिया बदली हुई है, पूरी दुनिया बदली हुई, और ऐसी बातें करना, ऐसे सवाल उठाना, ये जोखिम भरा काम होता है। ये अच्छी बातें भी नहीं मानी जाती, क्योंकि लोग शांति कायम करने में लोग लगे हुए हैं कि सारा जमाना एक जैसा हो जाए, बड़ी मेहनत लोग कर रहे हैं उसके लिए। तो लेकिन ये आवाजें गूंजती रहती हैं और कुछ लोग इसमें लगे रहते हैं। हम लोग भी अदना से एक कार्यकर्ता के रूप में जितना अपनी बस की होता है, जहां होता है जाते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आप सब लोगों ने ये अच्छा कार्यक्रम किया, उसको मेरे इसकी हिमायत में ये 2 है। ये पश्चिमी एशिया में फिर दिख रही है शांति, ये फिलिस्तीन पर संकट, यहूदी राज बिल से विवाद, इजराइल्स न्यू होलोनाइज सीकिंग ऑपरेशन में लिंकिंग टू एफआरटी, ये मैंने अपने दोस्त इनको भी दिया है। फिर युद्ध की आशंका है, पश्चिम एशिया में ताकत का खुला खेल है, और नेतान्याहू के काम नहीं आए ट्रंप के फैसले। ये मैं एक दस्तावेज के रूप में छोड़ जा रहा हूँ। थैंक यू। और ये 5वीं बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, और वहां की दबाई के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं आजकल, उनमें से सबसे बड़े हैं। अब इनकी दिक्कत क्या हो गई है, वहां इनका बहुमत नहीं। लेकिन जिस पार्टी से मदद ली जा सकती है वो प्रो फिलिस्तीन पार्टी है, इस्लामिक पार्टी। अगर वो मदद करती है तो वो भी खत्म हो जाएगी और नेतान्याहू भी खत्म हो जाएगा। एक साल में चौथा इलेक्शन है, 5 बार टर्मोइल में है। और ये टर्मोइल भी, ये बदलाव भी, ये अच्छा इसलिए है कि अगर वहां मजबूती हो, स्थिरता हो, तो सोचो फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो। लिहाजा एक बार फिर मैं इस मंच से अपनी जितनी भी मेरी तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से पूरी सिंपैथी के साथ सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते हुए, क्योंकि मुझे अपने एक मित्र के ऐसे कार्यक्रम में जाना है
कि जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी जो वाइफ है उन दिल्ली आई और उनका आग्रह है कि 5 बजे उन्होंने कुछ मित्रों को चाय पे बुलाया। तो अकबर साहब आ चुके हैं, इसलिए पंजाब जाने की इजाजत दी। में अंग्रेजी में जो हिस्ट्री लिखने वाले जो 2 लोग, मैं इनकी उपस्थिति में भी कहता हूँ इनकी क्या हाल है। ये मेरे मित्र भी हैं और ऑथर भी है, मैं इनका रीडर भी रहा हूँ। एक पाकिस्तान में तारिक अली है और हिंदुस्तान में MJ। बहुत बहुत धन्यवाद।